सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक और आपके जो है प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में आपको जो है एक प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी करा चुका हूँ। आई होप आपने जो है वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब तक सीबीएसई ने जितने भी पेपर, जितना भी सब कुछ जो है लॉन्च किया है, आपके प्री बोर्ड, मिड टर्म, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, एक एक का सॉल्यूशन, और वो भी हिंदी में, आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका पेपर है, ये आपका कोई सीबीएसई का वो पेपर नहीं है। ठीक है, आपका जो है ये समझ लीजिए कि मैंने ही बनाया है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग। ठीक है, ये कोई सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेन देन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब वो कौन सा लेन देन है जिसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि शेयर दलाल को पुराने माल के विक्रय में सहायता के लिए दलाली का भुगतान, एक दलाल है उसको दलाली का भुगतान दिया गया है क्योंकि माल के विक्रय के लिए। और दूसरा है गृहिणी की सेवाएं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमको ये बताना है कि इसमें से जो है किसको शामिल किया जाएगा, किसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, दलाली जो है, दलाली का भुगतान, वो तो भाई शामिल होगा क्योंकि वो उसकी सेवाओं का पुरस्कार है। इसके अंदर जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ये सेकंड, एक गृहिणी की सेवाएं जो हैं, क्योंकि उसके मूल्य का मूल्यांकन करना जो है वो बहुत कठिन काम होता है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है स्टॉक में परिवर्तन का जो है कैसे स्टॉक में परिवर्तन निकाला जाता है, उसका सूत्र बताइए भाई। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी, अंतिम स्टॉक में से जब हम आपका जो है प्रारंभिक स्टॉक को, जब हम अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को जब हम माइनस कर देते हैं तो स्टॉक में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे जो स्टॉक में परिवर्तन लिखा हुआ है, या माल सूची निवेश भी लिख के आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक में परिवर्तन और माल सूची निवेश एक ही बात होती है। ठीक है जी, तो ये बात आपको जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत में 1 रुपये की करेंसी नोट जारी करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है। 1 रुपये का नोट जो है वो कौन जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करता है, वाणिज्य मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय करता है, या नीति आयोग करता है। तो भाई बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, 1 रुपये का नोट जारी करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे आरबीआई करता है, 2 रुपये के से लेकर 2000 रुपये तक के। बहुत बारी पूछा गया 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि साइन जो है वो किसके होते हैं। ठीक है, 1 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं और 2 से लेके 2000 तक पे किसके साइन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है वो तो आपको बता ही दिया, और 2 से लेके 2000 तक का वो आरबीआई करता है। साइन किसके होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जी 1 रुपये पे इसके साइन होते हैं, बाकी नोट पे इसके साइन होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि वाणिज्य बैंकों के पास उनकी ऋण प्रक्रिया के माध्यम से जो मांग जमा वापिस आती है उसे जो है द्वितीयक जमा कहा जाता है। द्वितीयक जमा भी कह सकते हो या गौण जमा भी कह सकते हो। तो गौण जमाएं क्या होती है, जो बैंक जो है मनी क्रिएशन करके जो ऋण के माध्यम से जो डिपॉजिट को क्रिएट करता है, क्या उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं? नहीं, उसी को तो सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, जो कस्टमर ने जमा कराई और फिर उसके माध्यम से जो मनी क्रिएशन होती है, उससे जो मनी क्रिएट होती है, वो जो होती है ऋण देकर जो क्रिएट होती है, उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो बोल रहा है ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। कह रहा है एक भारतीय कंपनी जो है वो क्या कर रही है, ब्रिटिश कार कंपनी का अधिग्रहण करती है। अधिग्रहण जो है वो इसका कर रही है। अधिग्रहण का मतलब होता है उसको एक्वायर करना, खरीद ही लेना एक तरीके से। भारतीय कंपनी, एक भारत की कंपनी है, वो ब्रिटिश कार की एक कंपनी है, उसको एक्वायर कर रही है, उसको खरीद रही है।
तो कह रहा है इस लेन देन को आप किस खाते में और किस साइड जो है दर्ज करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो है भाई कई एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, चालू खाता, पूंजी खाता, तो इससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होगा या नहीं, इफेक्ट होगा भाई। तो सिंपल सी बात है, ये तो पूंजी खाते के अंदर आएगा। अब पूंजी खाते में क्या आएगा, खरीद रहे हैं तो पैसे पैसे देने पड़ेंगे भाई, इससे जो है पैसे देंगे, आउटफ्लो होगा। तो ये पूंजी खाते के जो है, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में जो है इसको दर्ज किया जाएगा। तो फोर्थ का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जी चालू खाता अधिशेष का अर्थ लिखिए। चालू खाता अधिशेष का मतलब क्या होता है। देखिए चालू खाते अधिशेष का जो मतलब होता है ये भाई आपका वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण, इनका ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो जब इन तीनों चीज़ों की प्राप्तियां जो हैं जब वो ग्रेटर देन हो जाती हैं इन तीनों चीज़ों के वैसे, तो भाई चालू खाते के अंदर अधिशेष होता है। ठीक है, जब आप ये भी लिख सकते हो कि जब इन तीनों चीज़ों का जो निर्यात होता है जब वो ग्रेटर देन हो जाता है इन तीनों चीज़ों के आयात से, तो भाई चालू खाते के अंदर जो है अधिशेष होता है। मतलब जब वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय का प्राप्ति पक्ष जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है वस्तु, सेवा और एक पक्षीय के व्यय पक्ष से, तो चालू खाते के अंदर अधिशेष उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ अधिशेष पूछा गया है ऐसे यहाँ पे घाटा भी पूछा जा सकता है किसी भी उसका। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है अगर $1 जो है वो इतने रुपए का है, 80.50 रुपए का है $1, तो वो कह रहा है तो 2 लाख रुपए को बदलने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। आप $1 जो है वो कितने रुपए का है, $1 जो है वो 80.5 रुपए का है, 80 रुपये 50 पैसे का है। तो 2 लाख रुपए को बदलने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बताइए, हलवा क्वेश्चन है ये वैसे, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कैसे, आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको जो है 2 लाख रुपए को भाग कर देना है केवल किससे, 80 पॉइंट इससे। तो ठीक है, इसको भाग कर दीजिए बस आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2484। ठीक है, तो 2484 कहाँ लिखा हुआ है, 2484 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिक्स्थ का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दे रखी है और इस केस स्टडी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चनों के आंसरों को लिखना है और बताना है। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाले संकट से लड़ने के लिए भारत सरकार ने सभी आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां को बंद करने की घोषणा कर दी। सब कुछ बंद हो गया था। इसके कारण क्या क्या हुआ, अनैच्छिक बेरोजगारी की व्यापक लहर, विशेषकर असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में भारी गिरावट और आवश्यक वस्तुओं व अनेक और की आपूर्ति में जो है कमी हो गई। मतलब आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वगैरह सब कुछ बंद हो गया। उपभोग मांग की कमी की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अपने उपभोग और निवेश व्यय को जारी रखने की उम्मीद है। इस प्रकार के सरकारी व्यय से आम आदमी की प्रोत्साहन में वृद्धि की आशा की जाती है। ये घरेलू क्षेत्र के उपभोग और निवेश व्यय में फलाना ढिमकाना यहाँ लिखा हुआ है। और जुलाई 2020 के माह में भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में उपभोक्ता विश्वास से अब एक न्यूनतम होने का संकेतक मिलते हैं। यहाँ सब ये लिखा हुआ है रामायण कथा। अब ये क्या कह रहा है, ऊपर बात कोविड-19 की उसकी लिखी गई है। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में कहता है कि जो अनैच्छिक बेरोजगारी है ना वो भारत में लॉकडाउन का परिणाम है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। तो भाई ऊपर ही तो बोला उसने, अभी वो ऊपर पैराग्राफ में क्या बोला कि भाई जब लॉकडाउन लगा तो उससे क्या क्या परिणाम सामने आए, बेरोजगारी हुई, मांग में कमी हो गई, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कम हो गई। तो ये तो बात सही है या गलत है, तो ये बात तो भाई सत्य है। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सरकारी व्यय में, देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना पैराग्राफ पढ़ने की वैसे जरूरी नहीं है, बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप इन क्वेश्चनों के आंसरों को कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सरकारी व्यय में डैश अविस्फीतिक अंतराल में कमी कर सकते हैं, मतलब सरकारी व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी या सरकारी व्यय में
कमी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जिससे अविस्फीतिक अंतराल में कमी हो। अविस्फीतिक अंतराल का मतलब क्या होता है? अविस्फीतिक अंतराल कहाँ पे क्रिएट होता है? अविस्फीतिक अंतराल क्रिएट होता है न्यून मांग में। तो न्यून मांग को सही करने के लिए सरकारी व्यय को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, एक मिनट रुकिएगा जरा, चल जाए यार। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ग्रस्तों की डैश का निजी उपभोग व्यय के साथ सीधा संबंध होता है। आय का, यहाँ पे आय आएगा या बचत आएगी? आय का उपभोग के साथ सीधा संबंध होता है या बचत का उपभोग के साथ सीधा संबंध होता है? ये यहाँ पे आपसे जो है पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है भाई, आय का जो है उपभोग के साथ सीधा संबंध होता है, तो यहाँ पे आय आएगा। बचत का उपभोग के साथ संबंध नहीं होता, आय का उपभोग के साथ संबंध होता है। तो इस टाइप के केस स्टडी जो क्वेश्चन है एग्जाम में आएंगे, आप इनको बहुत ही आराम से, कुछ के आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे ऊपर, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड केस स्टडी बेस, जो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बिना पैराग्राफ पढ़े भी कर सकते हो। वो लंबे छोटे पैराग्राफ पढ़ के आपको टाइम में वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पढ़ने की नीड होती है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें से सही है? दो आपको कथन दे रखे हैं। पहला है, मुद्रास्फीति अंतराल की स्थिति में आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मुद्रास्फीति होती है मतलब मांग अधिक की स्थिति है, तो आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर, मतलब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर होगी और मांग जो है वो ज़्यादा होती है पूर्ति से। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? मुद्रास्फीति अंतराल की स्थिति में उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है। यहाँ पे कम लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा यहाँ आय लिखा हुआ है और यहाँ उत्पादन लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, बस यहाँ अधिक लिखा हुआ है यहाँ कम। कहने की बात बस इतनी है, आपको ये बताना है, अधिक मांग की स्थिति में मांग ज़्यादा होती है पूर्ति से या मांग कम होती है पूर्ति से। हलवा क्वेश्चन है ये, तो बताइए कौन सा, क्या बताना है, कौन सा सही है? अबे तो सही तो ये वाला है ना, ए वाला। मांग ज़्यादा होगी पूर्ति से। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, मैं अपना जो क्लास लेता हूँ वहाँ पर भी इसको मैंने डिस्कस कर रखा है, मैंने ही एक बार अपना मैं वहाँ देता रहता हूँ। कह रहा है, घरेलू आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में मान्य कारणों द्वारा जो है इसका आंसर बताइए जी। अगर घरेलू आय बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, एनपी का फॉर्मूला होता है डीपी प्लस एनएफआईए, ठीक है। डीपी होती है घरेलू आय, एनपी होती है राष्ट्रीय आय। डीपी होती है घरेलू आय और एनपी होती है राष्ट्रीय आय। तो उसने बोला अगर डीपी बढ़ेगा तो एनपी भी बढ़ेगा। क्या ये बात सही है? तो मान लीजिए ये 100 है और एनएफआईए 50 है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 150, ठीक है। अब मान लीजिए इसको बढ़ा दीजिए, घरेलू आय को 100 से 200 कर दीजिए, ठीक है, और ये 50 रहने दीजिए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 250। तो भाई मैंने डीपी को बढ़ाया, 100 से 200 करा तो एनपी भी बढ़ गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसको 100 से 200 तो कर दिया, लेकिन एनएफआईए मैंने 50 से रखा पॉजिटिव का। अगर मान लीजिए एनएफआईए जो है माइनस का 50 होता, तो फिर क्या होता? तो 200 में से 50 गया, ये तो 150 ही रह जाता। तो भाई राष्ट्रीय आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बात इसके ऊपर डिपेंड करती है कि एनएफआईए की वैल्यू क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन कि ये इससे बराबर होगा, ये इससे अधिक होगा, ये इससे कम होगा, 100% है, 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कई एमसीक्यू इस फॉर्मूले के ऊपर बनते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। एनएफआईए का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर घरेलू आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। सारी की बात एनएफआईए के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि कोई देश चालू खाता घाटे की स्थिति का सामना कर रहा है, अगर चालू खाते में घाटा है तो व्यापार घाटा अवश्य विद्यमान होता है।
ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं। कह रहा है अगर चालू खाते में घाटा है तो व्यापार घाटा अवश्य विद्यमान रहेगा। व्यापार घाटा मतलब बीओटी। अगर चालू खाते में घाटा है तो बीओटी में भी घाटा होगा। ये इस क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? अपने कथन का औचित्य दीजिए। तो आपको भाई पता होना चाहिए कि चालू खाता जो होता है, उस चालू खाता जो होता है उसके 3 घटक होते हैं। एक होता है वस्तुओं का आयात निर्यात, एक होता है सेवाओं का आयात निर्यात, और एक होता है आपका एक पक्षीय। ये 3 होते हैं। और जो ये वस्तु वाला होता है इसको कहते हैं बीओटी। ठीक है। अब उसने बोला कि अगर चालू खाते में घाटा है, इसमें घाटा कब होगा? जब वस्तुओं का, सेवाओं का और ये एक पक्षीय, जब इन तीनों का जो निर्यात है ना, जब वो कम होता है इन तीनों के आयात से, जब इन तीनों का निर्यात कम होता है इन तीनों के आयात से, तो चालू खाते में घाटा होता है। ठीक है। तो बोल रहा है अगर इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा बीओटी में। तो क्या ये बात सही है, ये बात गलत है? तो भाई ये बात गलत है। क्यों गलत है? देखिए, मान लीजिए इसमें जो है 10 है, पॉजिटिव का 10 लिख रहा हूँ मैं, सेवा में माइनस का 20 लिख रहा हूँ, एक पक्षीय में माइनस का 30 लिख रहा हूँ। तो अब देखो कितना आएगा ये, तो ये हो गया माइनस का 50 और ये 10, तो आंसर आएगा माइनस का 40। चालू खाते में घाटा हो गया, लेकिन बीओटी तो पॉजिटिव में है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर ये समझ लीजिए ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर चालू खाते में घाटा है तो पूंजी में घाटा होगा, अगर बीओटी में घाटा है तो बीओपी में भी घाटा होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ये ध्यान से समझ लीजिए, इसका आंसर बहुत बड़ा ना है, ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस एक बारी हाँ होगा। ये बात क्या है कि अगर चालू और पूंजी दोनों में घाटा है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, अगर चालू और पूंजी दोनों में घाटा है तो बीओपी में भी घाटा होगा, और अगर चालू और पूंजी दोनों में सरप्लस है तो बीओपी में भी सरप्लस होगा। बस, और कुछ भी पूछेगा सबका आंसर बहुत बड़ा ना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके एक और में भी क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी खाता लेन देन। पूंजी खाता जो लेन देन है भविष्य के दावों को जन्म देती है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्या कहते हैं, आपको भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चालू खाता का मतलब क्या होता है। चालू खाते का मतलब होता है वो खाता जो ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिससे एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, परिसंपत्तियां और दायित्व प्रभावित होंगे। 2 चीज़ों की बात होती है भाई, एक होता है परिसंपत्तियां और एक होता है परिसंपत्तियां और एक होते हैं दायित्व। पूंजी खाता जो है एक ऐसा खाता होता है जो परिसंपत्तियां और दायित्व इन दोनों को प्रभावित होगा, वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पूंजी खाता लेन देन भविष्य में दावों को जन्म देता है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट करता है फ्यूचर के अंदर हमेशा। क्या ऐसा सही है बात? अब हमेशा लायबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट होगी, एसिड भी तो क्रिएट होते हैं। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि पूंजी खाता केवल लायबिलिटी को नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर एसिड क्रिएशन होती है। ठीक है। तो ये बात जो है गलत है। ये दोनों भाई बहुत अच्छे फेवरेट क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, खासकर इस टाइप के कि इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा, इसमें सरप्लस है इसमें भी सरप्लस होगा। और ये 11वां क्वेश्चन, इस थीम के क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछता है कि मुद्रा गुणक जो है ना, मुद्रा गुणक वो बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित संख्यात्मक उदाहरण द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। या तो व्यावसायिक बैंक साख मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, या तो वो क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुद्रा गुणक जो होता है ना, मनी मल्टीप्लायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का? 1/LRR, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वो बोल रहा है कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है
वो बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण शक्ति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई आपको ये पता होना चाहिए। बोला संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से बता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन में एक बारी एलआरआर आप 10% ले लीजिए, एक बारी एलआरआर आप 20% ले लीजिए, और इसको यहाँ पे रख के दिखाइए कि इन दोनों के बीच में उल्टा रिश्ता होता है। हाइयर द वैल्यू ऑफ एलआरआर लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, लोअर द वैल्यू ऑफ एलआरआर हाइयर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। कि जितनी ज़्यादा एलआरआर की वैल्यू होती है मनी क्रिएशन उतनी कम होती है, जितनी कम एलआरआर की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल से करके दिखाना है, पूरा एग्जाम्पल। या तो ये, या व्यावसायिक बैंक मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, या तो वो गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और पास होने लायक आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन फिक्स है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, न्यून मांग और अधिमांग का। कह रहा है अभावी मांग का अर्थ बता भाई। मांग, अभावी मांग को क्या कहते हैं? मांग कम है। न्यून मांग क्या होती है वो आपको बताना है, और अभावी मांग को कम करने के लिए कोई 2 मौद्रिक उपाय। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप बहुत ही ईजिली जो है इसको कर सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। CRR और SLR दोनों को घटा देगा, ठीक है, और अभावी मांग क्या होती है वो आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। और मौद्रिक पूछें तो मौद्रिक ही बताने हैं, और खासकर ऐसा भी पूछ सकता है गुणात्मक बता या मात्रात्मक बता। तो मात्रात्मक कौन से होते हैं, गुणात्मक कौन से होते हैं, ये भी आपको जो है पता होने चाहिए कि मात्रात्मक कौन से होते हैं और गुणात्मक कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है। कहता है एक अर्थव्यवस्था में जो है ना निवेश व्यय में वृद्धि 1000 करोड़ है, मतलब डेल्टा आई जो है वो 1000 करोड़ है, और MPS जो है वो 0.25 है। तो MPC कितना होगा मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया इतना। तो कह रहा है भाई ये दोनों बता दे, हलवा क्वेश्चन है ये। तो K का फॉर्मूला क्या होता है 1 में MPS। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए 0.25, डेसिमल हटाएंगे 0, 25 चौक 100, 4 आ जाएगा। और कह रहा है डेल्टा वाई भी बता। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा भाई, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा आई। K की वैल्यू में 4 निकाल चुकी हूँ, और ये हो गया आपका डेल्टा आई कितना दे रखा था 1000। तो इसको यहाँ ले आइए बेटा, ये हो जाएगा आपका 4000 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो ये आ गया आपका आंसर, K की वैल्यू 4 और डेल्टा वाई 4000। फिक्स न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। तो बार बार बता रहा हूँ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए, प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। एक एक सैम्पल पेपर बता दिया है, सारा डेटा बता रखा है, लर्न कर लीजिए तो ही आपका कल्याण होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के रिगार्डिंग। कह रहा है स्वायत्त उपभोग वह क्या होता है, ठीक है, ये आपको जो है बताना है, ठीक है। अब अच्छा कंफ्यूज है, कह रहा भाई ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है पूरी बुक में नहीं पढ़ा होगा आपने कहीं। स्वायत्त उपभोग पढ़ा है, ठीक है, स्वायत्त उपभोग तो हमने पढ़ा है, लेकिन स्वायत्त उपभोग वह नहीं पढ़ा। स्वायत्त उपभोग तो पढ़ा है, स्वायत्त उपभोग वह नहीं पढ़ा। वो आप जैसे बच्चों को गुमराह करने के लिए बस ये लिख दिया वह, कि ले बेटा कर। अब कॉमन सेंस की अगर चीज़ है आपके अंदर, आपको अगर ये पता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है, अबे जब तक कुछ खर्च ही नहीं करोगे तो उपभोग कहाँ से करोगे। ये तो आपको गुमराह करने के लिए यहाँ वह लिखा हुआ है। आपको वो पूछ स्वायत्त उपभोग ही रहा है, तो स्वायत्त उपभोग क्या होता है, इनकम के 0 होने पे उपभोग का जो स्तर होता है उसको ही स्वायत्त उपभोग व्यय कहते हैं। स्वायत्त उपभोग कह लो या स्वायत्त उपभोग व्यय कह लो, एक ही तो बात है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, एपीसी क्या होता है कि इनकम का कितना पोर्शन जो है उपभोग हो रहा है उसको एपीसी कहते हैं भाई साहब। तो हलवा क्वेश्चन है हलवा, लेकिन ये जो वह वर्ड लिख दिया यहीं से आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, यहाँ पे आपको एक डेटा दे रखा है 16, 17, 17, 18, 18, 19 मौद्रिक जीडीपी दे रखी है। ये यहाँ पे ये मौद्रिक जीडीपी दे रखी है, और ये जीडीपी अविस्फीतिक है,
ये दे रखा है 100, 140 और 125, ठीक है। डिफ्लेटर है जीडीपी ऑफ स्वायक, ठीक है। तो कहता है उपयुक्त काल्पनिक सूचना के आधार पर बताइए कि किस वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी जो है वो बराबर होंगे। ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो पहले आपको बेटा निकालनी पड़ेगी मौद्रिक, रियल, हाँ रियल वाली आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपको पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है, कि फॉर्मूला जो है क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रियल जीडीपी कैसे निकलती है, रियल कैसे निकलती है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में डिफ्लेटर इनटू में 100, ठीक है। तो इसको करिए ज़रा। तो नॉमिनल पहले वाले केस में कितनी दे रखी है 6.5, डिफ्लेटर कितना है 100 और यहाँ कितना है 100, तो 100 से 100 गया, यहाँ पे कितना आ गया 6.5। ऐसे ही दूसरा भी कर लीजिए बेटा, 8.4 140 इनटू में 100, डेसिमल हटाएंगे 0, 2 0 से 2 0 काट दीजिए एंड 14 6 84 होता है भाई, ये 6 आ जाएगा यहाँ। ऐसे इसको कर दीजिए 7.2 आ जाएगा। तो उसने क्या बोला, कौन से वर्ष में मौद्रिक और वास्तविक दोनों बराबर हैं, तो ये ही बराबर 2016-17 में बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस कराया था वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो भाई कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को आएगा ही आएगा। उसके बाद कहता है न्यूमेरिकल, कह रहा है भाई बिक्री का परिकलन कर। ये आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कह रहा है बिक्री का परिकलन कर। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, आपको दे रखा है साधन लागत मतलब एफसी, शुद्ध मूल्य वृद्धि नेट वैल्यू एडेड दे रखा है, एनवी एट एफसी दे रखा है 800। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, जीवी एट एमपी निकाल लेते हैं जी हम सबसे पहले, एंड एनवी एट एफसी हैगा। तो मेरे को ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो प्लस डेप्रिसिएशन और एमपी का प्लस एनआईटी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। नहीं आते तो भाई वीडियो हैगी, प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 800 प्लस डेप्रिसिएशन। एक ही वीडियो में मैंने तीनों करा रखी है, 3 घंटे की वीडियो सारी, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। डेप्रिसिएशन तो अचल पूंजी का उपभोग ये दे रखा है आपको 40, एनआईटी जो है सब्सिडी दे रखी है, उपदान कहते हैं सब्सिडी को, ठीक है। टैक्स नहीं दे रखा बेटा यहाँ पे आपको। तो ये हो गया आपका 0 - 40, तो ये तो आपका 800 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 40 से 40 कट जाएगा माइनस का। जीवी आ गया ये। अब जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू, बिक्री मुझे निकालनी है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग कितना दे रखा है 450, और ये कितना है आपका 800। 800 इज इक्वल टू एक्स -70 -450, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 800 इज इक्वल टू एक्स माइनस 400, ये हो जाएगा आपका 520। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 1320 आ जाएगा, 1320 आ जाएगा एक्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो भाई वीडियो आएगी, देख लीजिए, कल्याण हो जाएगा आपका। उसके बाद कहता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आय के चक्रीय प्रवाह का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि एक का व्यय जो है वो दूसरे की आय बनता है। दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बारी ये पूछा गया है आय का चक्रीय प्रवाह। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, वो ज़रा आप जो है ध्यान से सुनेंगे। पूरा आपको जैसे समझाया गया है, आप लिखेंगे कि एक 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर एक उपभोक्ता क्षेत्र होता है, एक उत्पादक क्षेत्र होता है। जो उपभोक्ता क्षेत्र होता है वो अपनी कारक सेवाएं जो है वो उत्पादक क्षेत्र को जो है क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को देता है, ठीक है। एंड फिर उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र उसकी मदद से जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और फिर क्योंकि ये कारक सेवाओं से उधार में ली गई थी, अब इन कारक सेवाओं के बदले में उपभोक्ता क्षेत्र को जो है भुगतान करता है, जिसको कारक आय कहते हैं। जैसे कि भूमि के बदले में किराया, एंड श्रमिक के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, उद्यमी को लाभ मिलता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि एक का जो व्यय होता है वो दूसरे की आय बनती है। ये इस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और ये घुमा फिरा के कई बारी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है।
आपको आएगा चक्रीय प्रभाव पता पूरा है, लेकिन लिखना क्या है, ये बस ऐसा स्टेटमेंट लिख के गुमराह कर देता है बच्चे को। तो आपको गुमराह नहीं होता है, आप अर्थशास्त्र की नगरी पढ़ते हैं, तो ध्यान से ज़रा संभल कर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि बजटीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है, देश की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन करती है। तो भाई पिछले वाले पेपर में भी मैंने आपको इसको समझा रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के 3 उद्देश्य है, संसाधनों का पुनः आवंटन, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण और इक्वालिटी वाला। तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है आपसे पूछा गया है संसाधनों का पुनः आवंटन। तो इसमें आप बता देंगे क्या होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो डायरेक्ट उस पर्सन पे लगता है जिस पे वो कानूनी रूप से लगाया जाता है और इसके बाहर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये हो गया भाई आपका पूरा का पूरा समष्टि का, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग, ठीक है जी। कहता है 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कितनी श्रेणियों में, 2 या 3? तो आपको पता होना चाहिए कि उद्योगों को जो है 3 उसमें वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है नीचे एक असर्शन दे रखा है और रीज़न दे रखा है, हमें बताना है कौन सा ठीक है। तो असर्शन में क्या कह रहा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक थे। क्या ये बात ठीक थी? तो आपको अगर डेटा लर्न होगा, मैंने एक डेटा की वीडियो बना रखी है, तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जन्म दर और IMR दोनों बहुत ज़्यादा थे। ब्रिटिश शासन ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, एक होता है आर्थिक, एक होता है सामाजिक। रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने बनवाई है, लेकिन सामाजिक के अंदर आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। उन्होंने उसमें कुछ भी काम नहीं किया। तो उन्होंने उसने कुछ भी काम नहीं किया, तभी तो जनांक के रूपरेखा का हाल, जन्म दर, मृत्यु दर, IMR एंड जीवन प्रत्याशा, इन सब की माँ बहन हुई हुई थी। तो भाई ये असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न असर्शन की करेक्ट वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, असर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं और असर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए इसका करेक्ट आंसर है। और भी जैसे ऑप्शन होते हैं, यहाँ घुमा दिया, और वैसे ऐसे भी होता है ना कि क्या रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, रीज़न असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिलहाल ऑप्शन में 2 ही है, ठीक है जी। तो ऐसे भी आ सकता है घुमा के, कहीं आप सोचो 4 ऑप्शन तो आए नहीं, पहले तो 4 ऑप्शन वाले आते थे कुछ भी आ सकता है जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है नीचे दिए गए कॉलम 1 और कॉलम 2 में से कथनों के सही युग्मों का क्या कर दीजिए, चयन कर दीजिए भाई साहब। तो उपदान क्या होता है, उपदान जो है कार्य कमेटी किसके लिए है भाई साहब, आयात प्रतिस्थापन की नीति और कोटा। देखिए हमें यहाँ पे ये बताना है क्या उपदान का इससे कोई लिंक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में सही युग्म, कार्य कमेटी का इसका लिंक है, क्या इसका इससे कोई लिंक है, क्या इसका कोई इससे लिंक है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ये, क्योंकि कार्य कमेटी जो है वो लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। 20 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि आर्थिक सहायता का मतलब ये नहीं होता, आयात प्रतिस्थापन भी इससे रिलेटेड नहीं है, और कोटा का मतलब भी ये नहीं होता। करेक्ट जो है वो बी है, ठीक है जी, 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी का सेकंड ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है बेटा कि डैश नहर के खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच माल परिवहन लागतों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। कौन सी नहर थी वो, कौन सी नहर थी ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आपको ये पता होना चाहिए, सुएज कैनाल जो है उसका नाम था, उसके खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है एक डायरेक्ट रूट है, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। प्रशुल्क क्या होते हैं, तो प्रशुल्क जो है वो एक तरीके का टैक्स है जो कि आयातित वस्तुओं पे लगाया जाता है। इसी तरीके से बेटा कोटा की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, टैरिफ और कोटा, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। टैरिफ टैक्स है जो आयातित उस पर लगता है, कोटा की भी डेफिनेशन आती है। तो कह रहा है भारत की तुलना में
भारत की तुलना में डैश में मातृ मृत्यु दर अधिक है। मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? जो फीमेल्स बच्चा पैदा करते टाइम मर जाती हैं उसको कहते हैं। तो भारत की किस में मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी भाई फिक्स है। डेटा नहीं पूछ रहा वो आपसे, लेकिन जब तक डेटा पता नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो भाई चीन में ज़्यादा है या पाकिस्तान में ज़्यादा है? तो चीन में जो है ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कहते हैं 23 के रिगार्डिंग। इसमें कहता है निम्नलिखित सूचना का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित सूचना का अध्ययन कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। HDI दे रखा है यहाँ पे अलग अलग देशों का। ठीक है जी, तो डैश को HDI सूचकांक पर श्रेष्ठ कहा जा सकता है। मतलब आपको अभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि HDI होता क्या है। ठीक है, HDI होता क्या है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। तो HDI में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा वो देश सबसे अच्छा, और जिसकी वैल्यू सबसे कम वो देश बेकार। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इसकी 0.6 है, एक डिजिट देखेंगे, इसकी 0.7, इसकी 0.5। तो सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया है बी देश, खा देश जो है वो सबसे बढ़िया है। तो देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फिर से आपको जो है यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है। तो ये कहानी है जी सिमरन जी की, सिमरन एग्रो लिमिटेड की परियोजना सिमरन की। परियोजना सिमरन का उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले आगतों के उपयोग में वृद्धि कर किसानों की उत्पादक क्षमता मजबूत करना। ठीक है जी, सिमरन परियोजना किससे रिलेटेड है? उच्च गुणवत्ता वाले आगत, मतलब ऐसे इनपुट को यूज़ किया जाए जिससे क्या हो? हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाले आगतों का उपयोग करना जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स को यूज़ करना, हाई क्वालिटी के। परियोजना सिमरन ने कृषि संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग किया है। सिमरन एग्रो किसानों को उचित मूल्य बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है। इस क्षेत्र में टमाटर प्रमुख फसल है। इसके उद्देश्य दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एंड परियोजना सिमरन जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, परियोजना सिमरन ने ये सब रामायण कथा दे रखी है। अब उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं। परियोजना सिमरन ने डैश को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। तो यहाँ पे आपको जो है, अब ये ऐसा एक पैराग्राफ है, आपको नहीं पता कि परियोजना सिमरन क्या होती है, तो ऊपर जो है भाई क्या कहते हैं पूरा पैराग्राफ दे रखा है। उसके बिहाफ पे जो है हमें यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? परियोजना सिमरन ने डैश को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। तो ऊपर आ जाइए अपना वापस, क्योंकि इसमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका उद्देश्य बताना है क्या है। ठीक है, देखिए ये रहा, परियोजना सिमरन ने कृषि संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग किया। किसके लिए? किसानों की उत्पादक क्षमता को मजबूत करने के लिए। तो ये लाइन आपको जो है वहाँ पे लिखनी है। पैराग्राफ ये तो फ्री के नंबर हैं आपके, इस टाइप के क्वेश्चन। परियोजना अगले में कहता है परियोजना सिमरन से जुड़े किसी एक उद्देश्य को लिखिए। मतलब ये समझ लो आपको खुद ही चिटिंग करानी है बस। ये लीजिए जी, ये लिखे हुए परियोजना सिमरन से जुड़े हुए उद्देश्य, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। मतलब ये तो हलवा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके। उसके बाद कहता है डैश के योगदान ने फसल विफलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके योगदान ने? तो ऊपर जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसका आंसर। और लिखा हुआ है डैश साधारणतः कृषकों को अधिक आय नहीं प्रदान कर सकता। बेहतर तकनीक का प्रयोग या महंगी तकनीक का उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेहतर तकनीक। ये किसानों को अधिक आय नहीं प्रदान कर सकता। ये सब आंसर आप ऊपर यहाँ पे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, फ्री के नंबर हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विफलता को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये वो उस लास्ट वाले क्वेश्चन का उपयोग लिखा हुआ है। ठीक है, परियोजना सिमरन ने बीज के चयन के लिए
प्रशिक्षण तकनीक का उपयोग किया, इससे उत्पादन लागतों को कम करने के लिए किसानों के लिए भी सभी आगतें खरीदी। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बस पैराग्राफ में देखना है क्या है और थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। पूरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे बेटा मानव पूंजी आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ मानव पूंजी कर दीजिए। मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी जो है वो एक देश के आर्थिक विकास में जो है सकारात्मक योगदान करती है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो यहाँ पे आपको जो है मानव पूंजी का, यहाँ पे आपको जो है मानव पूंजी का महत्व आपको जो है बताना है। तो कह रहा है क्या आप दिए गए कथन का समर्थन करते हैं? मान्य तर्कों द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए। तो भाई क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? यहाँ पे सीधा बुक का क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये आपको बुक से मिल जाएगा, तो मेरे को इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ तो क्यों? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको लिखना क्या है इसके अंदर, देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ लिख कर, ठीक है, लिख कर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट मटेरियल नहीं करके जा रहे हैं, आप सपोर्ट मटेरियल नहीं पढ़ रहे, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको स्कोर करना है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिन्हें पास होना है वो अपना पास लायक पढ़ लें। लेकिन अगर आपको भाई स्कोर करना है तो अगर आप सपोर्ट मटेरियल नहीं पढ़ के जा रहे तो भाई आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। एक क्वेश्चन जो है ना गारंटीड है, फिक्स, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। और वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि ये कह सकते हो कभी नहीं आया होगा, या आया वो भी होगा, सपोर्ट मटेरियल में वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो ये सपोर्ट मटेरियल का ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा निकाल के, बुक में भी मिल जाएगा आपको, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सपोर्ट में मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते, तो ये सपोर्ट मटेरियल का सीधा, यहाँ मुझे कोई एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है वो आप रीड आउट कर लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद कहता है कि भाई निम्नलिखित चित्र जो है ना वो भारत में कार्यबल के वितरण को दर्शाता है। कार्यबल वितरण की प्रकृति का विश्लेषण और क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। यहाँ पे दे रखा है भाई साहब, क्षेत्र अनुसार रोजगार का वितरण। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये शहरी श्रमिक दे रखे हैं, ये ग्रामीण श्रमिक दे रखे हैं, सीधी लाइन वाले स्वायत्त हैं, ब्लैंक वाले नियमित हैं, और ये डॉट वाले जो हैं आकस्मिक हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों दे रखे हैं। अब हमें उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, उसने क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि क्या करना है, कार्यबल वितरण की एक तो प्रकृति का, कार्यबल वितरण की प्रकृति का क्या कर दे, विश्लेषण कर दे और तुलना भी कर दे। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखी जानी है, तो मैं प्रीवियस में भी आपको बता चुका हूँ, आपको भाई एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से लिखनी है, और ये भी फ्री के नंबर है आपके लिए। आपको आप जैसी भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, आपको नंबर मिलेंगे, सबसे पहली बात तो। और आपको एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से लिखनी है कि ये जो डेटा है ना आपकी एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए। आपने अगर इतना काम कर दिया आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है जी। क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि आप लिखेंगे तुलना भी करनी है, विश्लेषण भी करना है। आप पहले देख लीजिए आपको पहले लिखना क्या है, आपको पहले विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब आप लिखेंगे कि भाई अगर हम शहरों की अगर हम बात करें तो भाई शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है, पहले आप लिखेंगे शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है 42% जो है वो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं, 43% जो है वो स्वायत्त कार्यरत हैं, 15% जो है वो आकस्मिक कर्मचारी हैं। ये शहरी का विश्लेषण हो गया। ग्रामीण की अगर हम बात करें 56% जो हैं स्वायत्त हैं, एंड 35% जो है वो आकस्मिक वाले, और 9% जो है वो 9% जो है वो नियमित भोगी हैं। इसको कहते हैं विश्लेषण। ये विश्लेषण हो गया कि आपने क्या एनालाइज किया इस डेटा को देखकर, ठीक है। शहरी के अंदर इन तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे, एंड ग्रामीण के अंदर इन तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। तीनों जब भाई एक्सप्लेन हो जाएं, अब क्या करना है, अब तुलना भी करनी है। जो उसने पूछा बेटा सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब तुलना भी करनी है। तुलना के अंदर, और आप ये जब एनालाइज करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले तीनों के बारे में लिख दिया, जैसे शहरी श्रमिक में पहले आपने लिख दिया कि भाई ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन भी लिख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के अंदर अब सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्वायत्त का है,
और सबसे कम किसका है, सबसे कम अकस्मक का है। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर कार्यबल का अधिकांश जो वितरण है वो किसकी तरफ है, स्वायत्त की तरफ है, और सबसे कम जो है वो इसकी तरफ है। ये लाइन भी जोड़ सकते हो। ऐसे ग्रामीण के अंदर, ऐसे ग्रामीण के अंदर जो है, ऐसे ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा किसका है, इसका स्वायत्त का ही है यहाँ पे भी, एंड सबसे कम जो है वो नियमित वेतन का है। तो ये लाइन भी आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आती है बात तुलना करने की। तुलना कैसे होती है, तुलना होगी इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। आप लिखेंगे कि भाई, अब तुलना का ध्यान से सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन। आप लिखेंगे कि जी शहरी क्षेत्रों के अंदर जो स्वायत्त कर्मचारी हैं वो 43% है और ग्रामीण में 56% है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके स्वायत्त कार्यरत हैं उसका प्रतिशत जो है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा है। इसी तरीके से फिर इसका भी लिखेंगे नियमित वेतन का। इसमें 42 है, इसमें केवल 9% है। तो आप लिखेंगे शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन भोगियों की 42% है, जबकि गांव में 9% है। मतलब शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है वो नियमित वेतन भोगियों का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। ऐसे इसकी भी लिखेंगे। और अगर आपको ये पता है क्यों ज़्यादा है वो भी लिख दीजिए अपने मन से, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। इस तरीके से इसको पूरा एनालाइज करना है और विश्लेषण करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करना है, कैसे किया जाता है। आप ये समझ लीजिए जो भाई केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, केस स्टडी वाले क्वेश्चन और ये डेटा की एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन, ये आपके लिए फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के हैं, लिख के दे रहा हूँ फ्री के। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो आप, मैं कह रहा हूँ जैसे भी एक्सप्लेनेशन लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे इसके अंदर। इस क्वेश्चन को तो आपको छोड़ के ही नहीं आना है, ठीक है जी। यही लिख देना, कुछ भी दिमाग ना चले यही लिख देना कि भाई इसका इतना है, इसका इतना है। अब हिंदी तो लिखनी आती होगी, इतनी मैं आशा कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि कृषि क्षेत्र आर्थिक सुधार प्रक्रिया से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। घुमा के भी बहुत बारी पूछा जाता है। कहाँ से आया है भाई, सपोर्ट मटेरियल से आया है। उठा के देख लीजिए सपोर्ट मटेरियल, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, समझ ही नहीं आएगा आपको। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी आता है घूम के कि आर्थिक सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र जो है वो दुष्प्रभावित हुआ लगता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है घुमा कर। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आर्थिक सुधारों के अंदर कृषि क्षेत्र को वाव नहीं दिया गया, कृषि क्षेत्र के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। आर्थिक सुधारों के अंदर केवल औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। सपोर्ट मटेरियल में पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसका क्या लिखना है प्रॉपर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र की तरफ वहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, वो केवल औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की तरफ जो है ध्यान देते हैं, इसलिए इसको एक तरफा समृद्धि जो है कहते हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सपोर्ट मटेरियल अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भाई अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत लाइसेंस राज के पीछे के तर्क की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब भाई साहब ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है ये, लाइसेंस राज का मतलब क्या था 1956 के औद्योगिक, आपसे कुछ डरा नहीं रहा ये, और जमींदारी प्रथा मत लिख देना यहाँ पर। क्या पूछ रहा है 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव। तो क्या था आईपीआर 1956 के भाई, सरकार ने लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया प्राइवेट वाले को। जब तक मैं लाइसेंस नहीं दूंगी तब तक तो अपने बिजनेस को ना तो एक्सपेंड कर सकता है ना खोल सकता है। लाइसेंस मिलेगा तो ही तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और अगर आप बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर आप इंडस्ट्री वगैरह को ओपन करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस जो है जल्दी मिलेगा, ठीक है। और कई तरीके के आपको जो है लालच भी दिए गए, टैक्स में आपको छूट मिलेगी, बिजली सस्ती दे देंगे, कच्चा माल सस्ते दामों पे दे देंगे। ये सब चीज़ें इस लाइसेंस राज के अंदर जो है दी गई थी और बोला गया था बिना अप्रूवल के, बिना लाइसेंस के कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला जो है इसके अंदर इंडस्ट्री नहीं खोल सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद बेटा बोला गया 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किन्हीं दो मुख्य कर सुधारों का उल्लेख कीजिए। अब आधे बच्चे बोलेंगे भाई पूछ क्या रहा है, करना क्या है इसके अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि जो उदारीकरण है
उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत कई तरीके के सुधार होते हैं, ठीक है, वित्तीय सुधार, राजकोषीय सुधार, कर सुधार, बाहरी सुधार। तो उसमें से कौन सा सुधार पूछा गया है? उसमें से कौन सा सुधार पूछा गया है? कर सुधार। और कितने में पूछा गया है? 4 नंबर में। ये ऐसा हुआ है बेटा, इसको बच्चे पढ़ के नहीं जाते क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं है, पैराग्राफ टाइप है इसके अंदर। तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, आपको हर कंटेंट को रीड आउट करना है कि भाई अगर ये अब आगे आप बताओ क्या लिखोगे इसके अंदर। आपको इसके अंदर पहले ये बताना है प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे बताएंगे। फिर भाई हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे, तब जाके आपको 4 नंबर मिलने हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट ऐसा पूछ लिया जिसमें आप मजबूर हैं 4 नंबर का कंटेंट आप लिख नहीं पाओगे इसके अंदर, तो उतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई किन्हीं 2 समान विकासात्मक रणनीतियों की क्या कर दीजिए, रणनीति की जो है चर्चा कर दीजिए, ठीक है जी। तो कर दीजिए जी चर्चा। ऐसी कौन कौन सी सेम वो हैं जो दोनों ने करे, जैसे कि लाइक 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जो है दोनों ने अडॉप्ट करी है, ठीक है जी। ये आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, लाइक और वो पब्लिक सेक्टर वाला लिख दीजिए कि पाकिस्तान ने भी जो है पब्लिक सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह जो है करने के लिए, ठीक है। जैसे बुक का क्वेश्चन है सीधा सीधा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल में भी आपको ये जो है बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, इसमें ऐसा जो है कुछ वो नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 के रिगार्डिंग। ये 33 है, ठीक है। कहता है रुगणता दर से जो है आप क्या समझते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दुनिया के कोने में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। कभी आप कोई बुक को पूरा चार्ट, अगर आपने बुक को चार्ट रखा है तो ही आप जो है इसको बता सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं बता सकते। रुगणता दर क्या होती है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, पढ़ा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा है क्या, ठीक है। इसको कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति, क्या कह रहा हूँ मैं, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। तो बीमार पड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, रुगणता दर। मतलब एक बंदा कितनी बारी बीमार होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ये कह सकते हो आप, क्या कितना ज़्यादा बीमार होता है, कितना बीमार होने की वो है ये। तो भाई अगर बीमार होगा तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ेगा, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, श्रमिक की प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसको रुगणता दर कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी और इसको आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो बुक में आप देखना, मिल जाएगा। और मुझे बताना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, देखूं कितना पता है आपको और कितना पढ़ा है आपने। उसके बाद कहता है भाई निम्नलिखित कथनों पे टिप्पणी कर दीजिए। धारणीय विकास सुनिश्चित करने में पारंपरिक ज्ञान एंड, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकते हैं। और दूसरे में लिखा हुआ है एक सुसंरचित ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली एक राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले तो आप इसका समझ लीजिए, इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है जी। इसमें आपको क्या लिखना है भाई, एक ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली, एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली क्या करती है, देश के विकास करती है। बना के लिखना पड़ेगा ये आपको क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरी जो नॉलेज होगी, आपने जो ग्रामीण विकास वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ से जब आप पढ़ा होगा तो ही आप इसको जो है लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के महत्व के रिगार्डिंग बात करनी है, इसका महत्व बताइए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये धारणीय विकास के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। धारणीय विकास के लिए आपको
पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार मतलब पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बिहेवियर वगैरह जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? दोनों जो क्वेश्चन है ना आपको यहाँ पे बनाकर लिखना पड़ेगा। ये कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आप जो है इसमें लिख सको, बना के लिखना है जो भी लिखना है अपने मन से, जितना भी आपने धारणीय विकास और इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद कहते हैं मान्य कारणों सहित उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है या असत्य हैं। ठीक है, पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन गरीबी उन्मूलन की जो है क्या है, कुंजी है। ठीक है, यहाँ पे आप बेरोज़गारी लिख लीजिए, ठीक है, या गरीबी लिख लीजिए, गरीबी बेरोज़गारी आप लिख लीजिए। तो ये बात सही है या ये बात गलत है? तो ये बात जो है भाई ये ट्रू होती है। और आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में कौशल विकास एक प्रमुख कारक है। अगर आर्थिक विकास करना है तो कौशल विकास जो है, अगर आर्थिक विकास करना है तो कौशल विकास जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? तो भाई ये बात ट्रू है। ठीक है, ये बात ट्रू है। तो ये हो गया जी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। और भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं आपको बता दूं कि क्या कहते हैं, एक तो निर्धनता वाला आपका, ठीक है, और आधारिक संरचना, ये दोनों चैप्टर डिलीट है, ये नहीं पढ़ने हैं आपको, कहीं ये दोनों भी पढ़ने बैठ जाओ। तो ये हो गया आपका भाई पूरा का पूरा पेपर। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डेटा वाले केस स्टडी वाले कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है जी। तो और ये पेपर आपको कहाँ से मिल सकता है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक डाल दिया, वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।